नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस और मैं हूं आरशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कैसा दिखता है आज हमारा स्मार्ट कानपुर? वर्षों से अधूरी परियोजना और नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल खोलते ये दृश्य यहाँ के स्मार्ट अधिकारियों की कार्यशैली को दर्शाते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। स्मार्ट सिटी की रैंकिंग लिस्ट में कानपुर को देश भर में नवा स्थान 13 दिसंबर 2020 को मिला था, तो वहीं 2019 में देश भर में शहर को 12वीं रैंकिंग मिली थी। बताते चलें कि स्मार्ट सिटी के तहत ओपन जिम, कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन, ई पाठशाला, कूड़े के निस्तारण के लिए वाहनों की खरीद के साथ ही कई चौराहों पर ऑटोमेटिक चालान शुरू किए गए थे। हालांकि कई साल गुजरने के बाद भी फूलबाग की स्मार्ट रोड अभी भी पूरी तरह से नहीं बनाई जा सकी है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो सड़कों के किनारे खंबे लगाए गए हैं, उसके बगल में खड़े पुराने खंबे कहीं न कहीं स्मार्ट कानपुर को बदसूरत दिखाते नजर आते हैं। ऐसा हाल पूरे कानपुर शहर की हर सड़कों का है, जहां आपको टूटे पोल, फटे अव्यवस्थित बोर्ड, टूटी लाइटें, ये सब देखने को आपको मिल जाएगा। शहर को भले ही स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा हो, लेकिन यहाँ वर्षों से अधूरी पड़ी परियोजनाओं और नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल यहाँ के ये दृश्य खोलते दिखाई पड़ते हैं। लाखों की नगर निगम से मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं से शहरवासी आज भी वंचित हैं। बस यहाँ यही एक बात कही जा सकती है कि जब तक हमारे अधिकारी स्मार्ट तरह से वर्क नहीं करेंगे तो कैसे स्मार्ट बनेगा हमारा कानपुर शहर। आपने स्मार्ट शब्द तो कई बार सुना होगा, स्मार्ट बन के खुद भी बाहर निकले होंगे। हम कानपुर, हमारा शहर है, वो भी स्मार्ट बनने की कगार पर आगे बढ़ चुका है। हम स्मार्ट शहर में आज खड़े हुए हैं, लेकिन ये बोर्ड आप देख रहे होंगे, इस बोर्ड में लिखा हुआ है अपने कानपुर को खूबसूरत बनाने की हमने कसम खाई है, और आप खुद इसको खूबसूरत बनाने के लिए सहयोग करिए। लेकिन इस बोर्ड के जो हालात हैं, वो लोग कहीं ना कहीं इसकी खूबसूरती पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। स्मार्ट बनने की कगार पर तो हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हम आपको नज़ारे दिखाएंगे। यहाँ पर आप पोल देख रहे होंगे, एक तरफ तो सुरक्षा व्यवस्था को टाइट करने के लिए स्मार्टनेस के साथ में एक खंभा लगा आपको दिख रहा होगा, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत लग रहा होगा। लेकिन उसके जस्ट बगल में, जैसे कि चांद में दाग होता है जो खूबसूरती को गंदा करता है, वैसे ही स्मार्ट सिटी में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे खंभे, कुछ ऐसे आपको टूटी फूटी जगहें देखने को अभी भी मिल जाएंगी, जो कहीं ना कहीं स्मार्टनेस पर धब्बा लगाती हैं। आप देख रहे होंगे कि एक ये एडवर्टाइजिंग के लिए एक एलईडी वॉल लगी हुई है, लेकिन उसके पीछे आप एक और नज़ारा देख रहे होंगे कि ये स्मार्ट सिटी को धूमिल करती एक टूटी जंग खाती हुई होर्डिंग भी दिख रही होगी। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो चीज़ें हैं वो कानपुर शहर को स्मार्ट बनाने में कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगाती हैं, क्योंकि स्मार्ट शहर हमारा तभी बन सकता है जब स्मार्ट बनाने वाले अधिकारी भी स्मार्ट तरीके से कार्य करेंगे और स्मार्टनेस के साथ में इन सारी चीज़ों को देखेंगे, इन खामियों को देखेंगे और उस पर एक्शन लेकर के इस शहर को स्मार्ट बनाने की मुहिम में कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ेंगे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अविरल गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर। कोरोना काल में जब कई राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है, तब रोज कमाने वाले गरीबों के सामने 2 वक्त के खाने के लाले हो गए हैं। हालांकि कई सामाजिक संगठन, सरकारी संगठन उनकी भूख मिटाने की कोशिश में लगे हैं। इसके बावजूद ऐसे हालातों में भी हमारे देश में भारी तादाद में अन्न की बर्बादी होती है। वर्ल्ड हंगर डे पर आइए दिखाते हैं आपको वो तस्वीरें जो पोल खोलती नजर आ रही हैं। हर साल 28 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत साल 2011 में हुई थी। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में भूखमरी से ग्रस्त लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस बात में कोई दो राहे नहीं है कि भारत में हर आदमी को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता। ये सही है कि भूखमरी एक वैश्विक समस्या है, लेकिन हमें इस बात को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि बहुत से देशों ने सुदृढ़ व सुव्यवस्थित नीतियां बनाकर इससे मुक्ति पाई है। भारत को भी इस दिशा में काम करने की जरूरत है। भारत में हर साल प्रति व्यक्ति 50 किलो भोजन की बर्बादी होती है। भारत में 2011 की जनगणना के मुताबिक जनसंख्या का 14% यानी 169.4 मिलियन हिस्सा कुपोषित है। इसके बावजूद पिछले 4 वर्षों में खराब सिस्टम के कारण
11,520 टन खाद्यान्न बर्बाद हुआ। बताते चले कि 2 फरवरी 2021 को लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा था कि भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न गोदामों में 2017 और 2020 के बीच 11,520 टन अनाज सड़ गया था, जिसके परिणाम स्वरूप करीब 150 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो वहीं दिसंबर 2020 में राइट टू फूड फाउंडेशन की द हंगर वॉच रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि लॉकडाउन में कई परिवारों को भूखा सोना पड़ा था। इसमें कहा गया था कि 2015 से अब तक देश में करीब 100 लोगों की भूख से मौत हो चुकी है। आज 28 मई है, यानी कि वर्ल्ड हंगर डे। 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसको मनाने का कहीं ना कहीं इसके पीछे का कारण ये है कि विश्व में विश्व क्या पूरे देश या विश्व की बात करें तो जो भूखमरी जिस तरीके से फैली है उसको लोगों को उसके प्रति जागरूक करने के लिए इस डे को मनाया जाता है, इस दिन को मनाया जाता है। तो उसी कड़ी में हम आज कानपुर में एक ऐसे गोदाम में खड़े हुए हैं जहाँ का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से गरीबों को राशन दिया जाता है। राशन जो कार्डों से आप मिलता है, सरकारी कार्डों से, वो यहीं पर गोदाम में एकत्रित होता है। लेकिन यहाँ की गंदगी देख करके आप देख सकते हैं और अंदर के भी हम नज़ारे आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से अन्न की जो है वो बर्बादी होती है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अगर देखा जाए तो कोरोना काल की बात की जाए तो यहाँ पर तो उस समय तो लोगों को खाना मिल ही नहीं रहा है। भोजन के लिए जो रोज़ाना कमाई करने वाले लोग हैं उनको भोजन नहीं पहुँच रहा है। सरकार भी कोशिश करती है, सामाजिक संगठन भी उनको करवाने की, भोजन प्राप्त करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इससे पहले भी, अगर कोरोना पीरियड से पहले भी देखा जाए तो भूखमरी जो है वो भारत में बहुत ज़्यादा है। हर रोज़ यहाँ पर लोग भूखे सो जाते हैं, उनको खाना नसीब नहीं होता है। उसी कड़ी में ये गोदाम है जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर अन्न को एकत्रित किया गया है तो कहीं ना कहीं अन्न की बर्बादी भी होती है। अन्न की बर्बादी उसके रखरखाव से भी देखी जा सकती है कि उसका रखरखाव ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। ये बोरे हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से कि यहाँ पर रखरखाव जो है वो कोशिश अधिकारियों द्वारा की जाती है, लेकिन सरकार द्वारा वो चीज़ें मुहैया नहीं कराई जाती, जिसके कारण ये गंदगी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर चावल का बोरा है जो गरीब को पहुँचेगा, लेकिन यहाँ पर गंदगी आप देख रहे हैं। अगर हम अपने कैमरामैन से कहेंगे ऊपर आप एक नज़ारा दिखाइए तो टीन शेड में आपको छेद दिख रहे होंगे। इन तीन शेडों में छेद, जब बारिश होती है तो यहाँ पर बारिश का पानी, जब आप इतना बड़ा छेद देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बारिश का पानी जो राशन यहाँ गोदाम में रखा हुआ है वहाँ पर पड़ता है और ये राशन जो है वो बर्बाद हो जाता है। और सरकार जो है सिर्फ योजना बना करके गरीबों तक राशन पहुँचाती है, कुछ लोगों तक नहीं भी पहुँच पाता है। बीच के कुछ लोगों को द्वारा वो कहीं और भी पहुंच जाता है। लेकिन बर्बादी की अगर बात की जाए तो इस पर ध्यान नहीं देती सरकार। ये आप देख सकते हैं पूरी टीन शेड में छेद है। ये बहुत पुरानी गोदाम लग रही है हमें, और लेकिन इस टीन शेड के छेद से जब बारिश होती है तो पानी यहाँ पर जब नीचे आता होगा तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर गेहूँ भी है, टनों टन गेहूँ, टनों टन चावल, सब आप देख रहे होंगे। तो ये अन्न की जो बर्बादी है वो कहीं ना कहीं ये सड़ जाता है। ये अन्न जो हमारे देश के किसानों द्वारा पैदा किया जाता है, इसकी बहुत कीमत है। एक तरीके से देखा जाए तो इसी के लिए लोग काम करते हैं, इसी पेट के लिए, इसी खाने के लिए लोग कमाई करते हैं, इसी के लिए धंधे पर निकलते हैं, रोज़गार करते हैं, और इसी अन्न के लिए भी कई बार कत्ल भी हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस गोदाम के हालात हैं। माल तो बहुत सा रखा है, लेकिन वर्ल्ड हंगर डे पर यह स्टोरी दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि भूखमरी जो है कहीं ना कहीं आज भी देश में व्याप्त है। इसको लेकर के सरकार उस तरीके से काम नहीं कर रही है जिस तरीके से उसे करना चाहिए। जहां एक और कोरोना को लेकर के, सफाई को लेकर के बोला जाता है, अब हम वर्ल्ड हंगर डे पर आपको राशन गोदाम का हाल दिखा रहे हैं। ये माल यहाँ लद रहा है, गंदगी आप देख रहे हैं, पीछे जो है सूअर आपको दिख रहे होंगे, और यहाँ पर प्रदूषण जो है ये जला करके फैलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सफाई को लेकर के बोला जाता है, कोविड से बचने के लिए हाथ धोइए, सफाई रखिए, लेकिन जो गरीबों को अनाज पहुंच रहा है, जिनके पास खाना नहीं है, उनको जहां से अनाज पहुंचता है वही अनाज गंदगी से होता हुआ, गुजरता हुआ आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कितने मच्छर, कितने कीड़े कीचड़ में हैं, और वो सीधे इन्हीं बोरों के पास और गोदाम के पास में ये कीचड़ एकत्र है। यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं सूअर, वहाँ पर नाले में आप देख रहे होंगे किस तरीके से लौट रहे हैं, बच्चे हैं उनके सूअर के साथ में। तो ये गंदगी का जो व्याप्त माहौल है,
भुखमरी की कगार पर जो भारत देश आज उसको राशन की ज़रूरत है, जो राशन मिलता भी है वो इस स्थिति से होता हुआ गुजरता हुआ कहीं ना कहीं ये संक्रमित राशन जो है वो गरीबों के पेटों पर जाता है। इन दृश्यों को देखने के बाद में एक बात निकल करके जो सामने आती है, आदमी कोरोना से तो बच सकता है। मोदी जी गरीब को राशन पहुंचा देते हैं, जो 5 किलो राशन पहुंच रहा है, 2 किलो चावल, 3 किलो गेहूं, उससे उसकी भुखमरी तो ख़त्म हो सकती है, ख़त्म नहीं होती हालांकि, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मिल जाता है अनाज। लेकिन जो ये अनाज इस कीचड़ में गोते खा करके गरीब के पेट में पहुंचता है, जिसमें जो विषाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, जो गरीब धोता भी नहीं है क्योंकि वो इतना समझदार नहीं होता है, वो उसको पका लेते हैं और खा लेते हैं। कुछ ऐसे भी विषाणु होते हैं जो बॉयल करने के बाद भी नहीं जाते हैं और गरीब को सीधा अटैक करते हैं, उसको बीमार करते हैं, उसको ग्रसित करते हैं कई सारी बीमारियों से, और कहीं ना कहीं उसकी मौत भी हो जाती है गरीब। तो बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है मोदी की योजनाओं पर भी, मोदी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते उन पर भी, योगी सरकार जो इन गोदामों पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि ये बड़ा गोदाम है, यहाँ से पूरे कानपुर शहर में राशन जाता है जो गरीबों के पेटों में पहुँचता है। तो प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है योगी जी की कार्यकलाप पर और कार्य योजनाओं पर। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अविरल गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह सागर और अनुराग भदौरिया ने प्रदेश सरकार के आड़े हाथों लिया है और भ्रष्ट मंत्रियों से घिरी हुई सरकार कहा। वहीं कांग्रेस के अजय सिंह लल्लू ने भी सरकार पर निशाना साधा है। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह सागर ने योगी के मंत्रियों के ऊपर आरोप लगाए हैं और कहा है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा है कि योगी सरकार में भ्रष्ट मंत्रियों की काली करतूत लगातार उजागर हो रही है। पहले बेसिक शिक्षा मंत्री के कारनामे सबके सामने आए, जिसमें उन्होंने अपने भाई को गरीबों का हक मारकर नौकरी दिला दी और करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव खरीद ली। यही नहीं, इस मामले की कोई जांच भी नहीं हो रही है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वाति सिंह और उनकी प्रमुख सचिव के बीच शीत युद्ध जारी है। स्वाति सिंह के विभाग में 5,000 करोड़ के मोबाइल खरीदे जाने हैं। कंपनी ने भ्रष्टाचार को लेकर पीएमओ तक में शिकायत की है। अब तो मंत्री स्वाति सिंह और प्रमुख सचिव में ही खींचतान चल रही है। मंत्री स्वाति सिंह टेंडर निरस्त करने का प्रेशर बना रही हैं। मोदी जी आप क्यों नहीं मानते कि उत्तर प्रदेश में जाते जाते योगी सरकार भ्रष्टाचार के चरम पर है? योगी आदित्यनाथ इस बात को बताएं, क्यों उन्होंने अपने मंत्रियों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करवाई? उनको जेल कब भेजेंगे? उनके घर कब गिराए जाएंगे? उनकी संपत्ति की कुर्की कब होगी? वहीं प्रधानों के वर्चुअल संवाद को लेकर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अभी से 2022 के चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी प्रदेश सरकार की कार्यगुजारी और योगी पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों के कारनामे उजागर होने लगे। बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री का कारनामा सबके सामने है। किस तरीके से भाई को नौकरी दिलाई, किस तरीके से करोड़ों की जमीन खरीदी गई, कोई जांच नहीं। बाल विकास पुष्टाहार का मामला आ गया है। उनकी मंत्री है स्वाति सिंह, 5,000 करोड़ के मोबाइल खरीदने हैं। उनमें और उनके प्रमुख सचिव में झगड़ा चलने लगा है। जो कंपनी को टेंडर हुआ था उसने पीएमओ को लिखा है कि उत्तर प्रदेश में केवल भ्रष्टाचार है। अब तो मोदी जी आप भी मान लीजिए कि योगी सरकार में भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं हुआ है। अब योगी जी बताएं कि कितने अपने मंत्रियों के खिलाफ FIR करेंगे, उनकी जमीन जब्त करेंगे, उनकी कुर्की करेंगे, उनके घर गिरवाएंगे और कब उनको जेल भेजेंगे। कमाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अभी से 2022 के चुनाव की तैयारी में लगे, लेकिन जनता की समस्या तो ज्यों की त्यों बनी हुई है। प्रधानों से तो वर्चुअल संवाद हो जाएगा, लेकिन जनता का क्या? आपके हवाई दौड़े हुए, हवाई बातें हुई, हवा में समस्या का समाधान हुआ, उसके बाद आप उड़े, सारी बातें हवा में धूल के साथ उड़ गई, फिर बातें सब हवाई हो गई और समस्या ज्यों की त्यों गांव में बनी हुई है। लोग बहुत परेशान है, उनकी कोविड से लगातार मौतें हो रही है। समस्या का समाधान कीजिए। ये चुनाव तो आते जाते रहते हैं मुख्यमंत्री जी। जिस उत्तर प्रदेश में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा, जहां लाखों लोग बेघर हो गए, इस महामारी के शिकार हो गए, बेड ऑक्सीजन दवाई के अभाव में दम तोड़ दिया, बहुत सारे विधायकों ने, बहुत सारे मंत्रियों ने
इस संघर्ष के दौरान महामारी में दम तोड़ दिया, उनके परिजनों ने दम तोड़ दिया। केंद्रीय मंत्रियों ने, विधायकों ने, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने सरकार की कारगुजारी पर बड़ा सवालिया निशान उठाया। मुख्यमंत्री जी का काला चश्मा अब तक नहीं उतर पाया और उस काले चश्मे के आधार पर उत्तर प्रदेश की जनता को यह बार बार कहते रहे कि सब ठीक ठाक है, उत्तर प्रदेश में कहीं कोई कमियां नहीं है। हवाई जहाज की यात्रा, जनता के पैसों की बर्बादी और मुख्यमंत्री का यह कहना सब ठीक ठाक है, उनकी दूरदर्शिता पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। आज हम आपको ले चलते हैं मां दुर्गा के उस मंदिर के दर्शन कराने जहां चट्टानों से उभरी है मां दुर्गा की आकृति। कहते हैं जहां पर सिंह यानी मां दुर्गा का वाहन शेर मां के दर्शन करने के लिए आता है और शांत भाव से दर्शन करके चला जाता है। कहाँ है ये मंदिर, आइए देखते हैं। दुर्गा देवी मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार शहर में स्थित एक प्राचीन एवं लोकप्रिय मंदिर है। यह मंदिर एक गुफा के अंदर स्थित है और देवी दुर्गा को समर्पित है। मंदिर को प्राचीनतम सिद्धि पीठों में से एक माना जाता है। दुर्गा देवी मंदिर कोटद्वार शहर से लगभग 11 किलोमीटर और लैंसडाउन से 28 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल की सतह से 600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये मंदिर कोटद्वार शहर में पूजा करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। दुर्गा देवी मंदिर खूबसूरत ढंग से कोटद्वार शहर में सड़क के पास एक पहाड़ी की तिरछी जगह पर निर्मित है। इस मंदिर में मां दुर्गा पहाड़ में प्रकट हुई थी। आधुनिक मंदिर सड़क के पास स्थित है, परंतु प्राचीन मंदिर आधुनिक मंदिर से थोड़ा नीचे एक 12 फीट लंबी गुफा में स्थित है, जिसमें एक शिवलिंग भी स्थापित है। बहुत दूर दूर से लोग देवी दुर्गा का आशीर्वाद लेने आते हैं और भक्तों का मानना है कि देवी दुर्गा अपने सभी भक्तों की इच्छाओं को पूरा करती हैं और लोग विश्वास के लिए मंदिर में लाल चुनरी बांधते हैं। मुख्य मंदिर के निकट स्थित एक छोटी सी गुफा है। उस गुफा में मां दुर्गा के दर्शन के लिए भक्तों को लेट कर जाना होता है। दुर्गा देवी के इस मंदिर के संबंध में कई चमत्कारिक कहानियां हैं। इस मंदिर में देवी मां की चट्टानों से उभरी एक प्रतिमा है और अंदर एक ज्योति है जो कि सदैव जलती रहती है। स्थानीय लोग ये भी कहते हैं कि कई बार मां दुर्गा का वाहन सिंह या शेर मंदिर में आकर देवी दुर्गा के दर्शन कर शांत भाव से लौट जाता है। दुर्गा देवी मंदिर के निर्माण में भी एक रोचक कथा छुपी हुई है। कहा जाता है कि मंदिर प्राचीन समय में बहुत छोटे आकार में हुआ करता था, पर कोटद्वार के बीच सड़क निर्माण कार्य में व्यवधान आने पर ठेकेदार द्वारा भव्य मंदिर की स्थापना की गई तो कार्य तेजी से संपन्न हुआ। इस मंदिर के दर्शन करने के बाद आपके सारे रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं। दुर्गा देवी मंदिर के निकट छोटी नदी के किनारे पर दिव्य शांति मिलती है। चैत्रीय व शारदीय नवरात्र पर मंदिर में भक्तों या श्रद्धालु की भीड़ लगी रहती है और इस दौरान यहाँ कई श्रद्धालु भंडारे का आयोजन करते हैं। श्रावण मास के सोमवार और शिवरात्रि को बड़ी संख्या में शिव भक्त यहाँ भगवान शिव जी का जलाभिषेक करने आते हैं। फिलहाल देखते रहिए न्यूज़ प्लस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ प्लस 24/7। नमस्कार।